बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे संसाधन भूगोल के उपागम पर कि संसाधन भूगोल की जो अप्रोचेज हैं वो क्या क्या हैं, इसका अध्ययन किन किन उपागमों के तहत किया जाता है। अब तक मैंने आप लोगों को संसाधन भूगोल के काफ़ी 5-10 वीडियो डाल दिए हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि संसाधन भूगोल में यदि आप लोगों को लग रहा हो ठीक से समझ नहीं आ रही हो कुछ चीज़ें, तो आप लोग इसकी SD कौशिक की या BS नेगी की बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप जाएं, उनको देखें, उनकी जो लैंग्वेज समझ में आए उसको आप ख़रीदें। 1-2 लाइन आप पहले पढ़ के देख लें कि आप उसको पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, और उसके बाद वो किताब आप ख़रीदें। अब इसमें आपका जो उपागम वाला टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानवकृत तत्वों की उपयोगिता, उनके स्थानिक वितरण, प्रतिरूप, भूविन्यासिक यानी स्थानिक संगठन तथा मानव समाज के विकास में योगदान, संसाधन उपयोग संबंधी पर्यावरणीय व आर्थिक समस्याओं तथा संसाधन संरक्षण एवं नियोजन आदि का स्थानिक अध्ययन सम्मिलित होता है। अब देखो, वैसे तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इस तरह से मैंने एक किताबी भाषा बोली है, लेकिन अब मैं आपको इसको थोड़ा सरल शब्दों में बता रही हूँ कि संसाधन भूगोल जो है उसके सबसे पहले तो हम प्राकृतिक और मानवीय तत्व जो हैं उनकी क्या क्या उपयोगिता है, क्योंकि जब तक उपयोगिता नहीं है तब तक वो संसाधन नहीं है। तो उन सारे संसाधनों की, यानी प्राकृतिक आधार पर जो आपको उपलब्ध है, और मानवीय संसाधन, जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं जनसंख्या की, तो जनसंख्या और प्राकृतिक रूप से हमको जो भी भौतिक दृश्य उपलब्ध हैं या भौतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं उन सब के, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनका स्थानिक वितरण किस प्रकार का है। यानी हर स्थान पर एक प्रकार के खनिज नहीं होते, हर स्थान पर जनसंख्या की जो घनत्व है वो समान नहीं होता, हर स्थान पर आपका जो धरातल है वो भी एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहले तो वहाँ स्थानिक प्रतिरूप, वितरण का प्रतिरूप देखा जाता है कि संसाधनों का जो वितरण है उसका स्थान के आधार पर किस तरह का प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। फिर वहाँ का स्थानिक संगठन, यानी किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए वहाँ के स्थानिक संगठन का बड़ा महत्व होता है कि मानव समाज के विकास में वो जो संगठन कार्य करता है वो भूवैन्यासिक संगठन की, यानी वहाँ पर उससे संबंधित कार्य किस तरीके से किए जा रहे हैं। यहाँ संगठन का तात्पर्य मानव समूह से न होकर खनिजों के उपयोग के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जो खनिजों का जो संसाधनों के उपयोग में किस तरह का संगठन बनाकर उनको स्टेप बाय स्टेप काम लेते हैं। जैसे जनसंख्या ही समूह है, तो जनसंख्या किस तरह की जनसंख्या, उसका कैसा जीवन स्तर, फिर जीवन स्तर के आधार पर उनके व्यावसायिक कार्य, आर्थिक स्थिति, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्थाएं, रीति रिवाज, ये धीरे धीरे उद्योगों में कार्यरत जनसंख्या, कृषि कार्यों में कार्यरत जनसंख्या। तो इस तरह से उनका स्थानिक संगठन कैसा होता है, और मानव समाज के विकास में संसाधन, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों की कितना योगदान है, यानी वहाँ का मानव का विकास उन
उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कितना होता है। यानी जैसे अगर हम संसाधनों को उपयोग करके विकास किया हुआ क्षेत्र देखना चाहें तो हम जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको केवल अपने देश में ही बात करें तो आप देखेंगे कि जहाँ भी उद्योगों की यूनिट्स या जहाँ भी उद्योग ज़्यादा लगे हुए हैं या जहाँ कच्चा माल ज़्यादा उपलब्ध है और उस पर आधारित उद्योग वहाँ पर हैं, उन स्थानों की आर्थिक स्थिति अन्य की अपेक्षा अच्छी है। अब इसको उदाहरणार्थ आपको मैं दे सकती हूँ कि जैसे जहाँ गन्ना ज़्यादा उत्पादित होता है वहाँ आपके गुड़ का व्यवसाय, शक्कर का, चीनी उद्योग का। जहाँ कपास ज़्यादा पैदा होती है वहाँ कपड़ा व्यवसाय। जहाँ खनिजों में आपके लोहा ज़्यादा निकल रहा है, खनिज निकल रहे हैं, वहाँ आयरन एंड स्टील वर्क्स। तो इस तरह से संसाधनों का मानव के विकास में कितना योगदान है। फिर उन संसाधनों का उपयोग पर्यावरणीय और आर्थिक व्यवस्थाओं के आधार, आर्थिक समस्याओं किस तरह से हो रहा है। यानी उपयोग संबंधी पर्यावरणीय व आर्थिक समस्याएं उन सभी क्षेत्रों में कैसी हैं और संसाधन का संरक्षण के नियम, उनका नियोजन किस प्रकार से किया जा रहा है स्थानिक आधार पर, इन सब का अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब संसाधन भूगोल का विकास किसके रूप में हुआ है, ये बात अभी मैंने 2 वीडियो पहले आप लोगों को जो पिछले डाले थे उनमें बताया था कि आर्थिक भूगोल की एक उपशाखा के रूप में संसाधन भूगोल का विकास हुआ है। और इसके अध्ययन के जो भी इसके अध्ययन के विधियां हैं जो मूलतः भूगोल और आर्थिक भूगोल के अध्ययन उपागमों से ही संबंधित है। यानी जो हम भूगोल मानव भूगोल में पढ़ रहे थे या हम भौतिक भूगोल में पढ़ रहे थे, उसी तरह की विधियों का उपयोग हम संसाधन भूगोल में भी कर रहे हैं। अब संसाधन भूगोल का जो प्रधानतः उपागम होता है संश्लेषणात्मक उपागम, यानी उसी का अनुसरण संसाधन भूगोल करता है। संसाधनों के वितरण, आर्थिक मूल्यांकन, उपयोग, संभावना, सब का जो अध्ययन है वो प्रादेशिक स्तर पर किया जाता है। और फिर प्रादेशिक स्तर पर संसाधन का उपयोग, रूपांतरण, विनाश, संरक्षण, नियोजन इत्यादि का वैज्ञानिक विश्लेषण संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो संसाधन भूगोल के अध्ययन हेतु हम 5 प्रमुख उपागम रखते हैं। सबसे पहला क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक उपागम, दूसरा है प्रादेशिक यानी रीजनल उपागम, तीसरा है पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल अप्रोच, चौथे नंबर पे रखा गया है तंत्र उपागम और 5वें नंबर पे कल्याणपरक यानी वेलफेयर अप्रोच। तो ये 5 अप्रोच जो हैं वो पूरे संसाधन भूगोल का अध्ययन करते हैं और इन 5 उपागमों के आधार पर हम संसाधन भूगोल के अध्ययन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब सबसे पहला हम बात करते हैं क्रमबद्ध उपागम की। तो क्रमबद्ध उपागम जो है वो भौगोलिक विश्लेषण का एक प्रमुख उपागम है। इसके अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र यानी संपूर्ण पृथ्वी का या उसके किसी एक पार्ट का, एक खंड का अध्ययन किया जाए तो पहले तो अध्ययन क्षेत्र को हम एक इकाई मान लेते हैं कि ये एक इकाई है और इस इकाई के जितने भी विकास के चरण हैं, जितने भी इसके अलग अलग तत्व हैं, टॉपिक्स हैं, उनको
क्रमबद्ध रूप में यानी सबसे पहले जैसे किसी भी खनिज का या किसी भी संसाधन का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो खनिज वहाँ पर कितना उपलब्ध है। चलिए अपन संसाधन की बात करें तो जैसे मृदा की बात करें तो भारत में जिन स्थानों पर नदियाँ प्रतिवर्ष लाकर मिट्टी बिछा देती हैं उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बहुत अधिक होता है और वहाँ मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पर प्रतिवर्ष नदियाँ जो हिमालय से निकल रही हैं वो अपने साथ बहुत सारे खनिजिक गुण लिए हुए पानी के साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं वो मिट्टी की लेयर प्रतिवर्ष उन एरियाज में बिछा देती है। तो जहाँ जहाँ नियतवाही नदियों के द्वारा मैदानी भाग निर्माण किए गए हैं वहाँ कृषि उत्पादन बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप यानी मृदा उपजाऊ है तो उत्पादन अधिक है, उत्पादन अधिक है तो वहाँ पर किसानों के पास आर्थिक आधार अधिक है। अब जब उत्पादनों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध है तो वहाँ उद्योग धंधे भी उसी के आधार पर बने हुए हैं। तो ये एक तरह का क्रमबद्ध अध्ययन है। अब इस उपागम से अध्ययन के लिए छोटी हो या बड़ी हो किसी भी प्रकार की एक क्षेत्रीय इकाई का चयन सुविधा और आवश्यकता अनुसार किया जाता है और अध्ययन की विधि जो है वो क्रमबद्ध होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक इसका अध्ययन किया जाता है। अब इस प्रकार का अध्ययन आप विश्व में, महाद्वीप में, देश में, प्रदेश में कहीं भी कर सकते हैं। संसाधन भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन का तात्पर्य संसाधन के विभिन्न पक्षों का क्रमिक रूप से यथार्थ और युक्ति संगत वर्णन एवं व्याख्या करना। क्रमबद्ध विधि के अंतर्गत किसी एक संसाधन या समस्त संसाधन जैसे खनिज, लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, वन, मिट्टी, जल, मत्स्य, कृषि भूमि इत्यादि का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। अब इन खनिजों का महत्व कितना है, ये खनिज किस प्रकार के हैं, इन खनिजों का किसी भी क्षेत्र में कितना जमाव है, कितने संचित भंडार हैं, फिर वहाँ खनन का कौन सा तरीका, कौन सा तकनीक के द्वारा उन खनिजों को भूमि में से बाहर निकाला जा रहा है, फिर उन खनिजों पर आधारित जो सामान बन रहा है उसकी कितनी मात्रा है। यानी जैसे मैंने अभी कहा आयरन एंड स्टील, लौह इस्पात उद्योग, अब वहाँ कितना तो खनिज आपको ज़मीन से मिल रहा है, आप कितना निकाल पा रहे हैं और निकालने के बाद जो आप वहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं वो कितनी मात्रा में हो रहा है, यानी उसकी मात्रा कितनी है और उसके बाद वो उसका उपभोग कितना है, यानी उस उत्पादन की मांग जनसंख्या में कितनी है। फिर जब जनसंख्या में उसकी मांग अच्छी है तो फिर उसका व्यापार कैसा है। तो ये एक क्रमबद्ध अध्ययन होता है जो प्रत्येक संसाधन को क्रम वाइज शुरुआत से लेके अंत तक रखते हुए हम इसका अध्ययन करते हैं। तो ये विश्वव्यापी अध्ययन जो है वो क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत किया जाता है और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भौगोलिक अध्ययन मुख्यतः क्रमबद्ध तरीके से ही किए जाते थे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात औद्योगिक खनिजों और शक्ति संसाधनों की आवश्यकता तथा मांग में तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप इनकी खोज, मूल्यांकन,
निष्कर्षण, उपयोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि पर भी जोर हम देने लगे। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में उपयोगी खनिज संसाधनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और इसलिए 19वीं शताब्दी के मध्य में 20वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोपीय और अमेरिकी देशों में भूगोलवेत्ताओं ने प्राकृतिक संसाधनों के क्रमबद्ध अध्ययन ही प्रमुखता से किए। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914-18 के हुआ, उसके पश्चात औद्योगिक देशों ने खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्रयत्न, सबसे पहला तो कि जितने हमारी जनसंख्या है कम से कम उसके भरण पोषण के लिए जो अनाजों का उत्पादन है, जो फसलों का उत्पादन है, जो कि हमारे खाद्यान्न के रूप में काम में आती हैं, उसमें सबसे पहले आत्मनिर्भरता बनाने की कोशिश की पाश्चात्य देशों ने, औद्योगिक देशों ने। और उस प्रयत्न के बाद उन्होंने अपने देश के प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, वन, जल, मत्स्य आदि को क्रमबद्ध अध्ययन की ओर वो लोग आकर्षित हुए कि क्रमबद्ध अध्ययन करने से इनकी उपयोगिता का पता लगता है और उपयोगिता पता लगने के बाद हम आर्थिक विकास के स्तर को और अधिक बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार अब प्राकृतिक खनिज एवं शक्ति संसाधनों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर मिट्टी के प्रकार, उसकी उत्पादकता, आंतरिक जलाशय, सागर और महासागर, इनमें मत्स्य भंडार और मत्स्यों का उद्योग, मछली उद्योग आदि का भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाने लगा। तो संसाधन भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपागम है क्रमबद्ध उपागम, जिसके अंतर्गत प्रत्येक खनिज और प्रत्येक क्षेत्र का क्रमबद्ध रूप से विकास का अध्ययन किया जाता है। अब हम दूसरे उपागम की बात दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।